दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में डेली करंट अफेयर के सेशन में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 14 मई 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा है चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि सुजैन ले किस देश की पहली महिला विपक्ष की नेता चुनी गई हैं। तो सुजैन ले किस देश की पहली महिला जो है विपक्षी चुनी गई हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया देश की पहली महिला विपक्षी के रूप में चुनी गई हैं। उसके बाद देखेंगे भारत में विपक्ष के नेता कौन है इस समय पे। तो भारत में 18वीं लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है, तो वो हैं राहुल गांधी जी, जो कि किस पार्टी से हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी से हैं। तो याद रखिएगा भारत में इस समय जो है विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में भारत का तीसरा यूनिकॉर्न कौन बना है। तो देखते हैं यूनिकॉर्न क्या होता है। तो जो $1 बिलियन मार्केट कैप को पार कर जाता है उसको वो जो है यूनिकॉर्न बन जाता है। 2025 में अब तक कितने बन चुके हैं, तब तक जो है 3 यूनिकॉर्न बन चुके हैं। तो पहला कौन सा था, तो पहला था जस्पे, दूसरा था नेट्राडाइन और अब तीसरा बन चुका है वो पोर्टर जो है तीसरा बन चुका है। तो याद रखिएगा कि भारत का तीसरा यूनिकॉर्न कौन सा बना है, तो पोर्टर इसका नाम है। अगला क्वेश्चन है कि यस बैंक ने 20% हिस्सेदारी खरीदने वाले एसएमबीसी का संबंध किससे है। तो इसका जो है एसएमबीसी का संबंध जापान देश से है। और एस बैंक जो है भारत की 6वीं सबसे बड़ी निजी वाणिज्यिक बैंक है। और इसमें क्या होगा, बैंकिंग क्षेत्र में सबसे बड़ा सीमा पार निवेश होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आधिकारिक रूप पर भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन सा है। आधिकारिक रूप में बन चुका है, तो ये इंदौर बन चुका है। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि 1 जनवरी 2025 को इंदौर भीख देने वाला मतलब ऐसा राज्य बना था जहाँ पर भीख देना अपराध घोषित कर दिया गया था। तो इसी के तहत 3-4 महीने में ये जो है भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर बनकर उभरा है। ये भारत का पहला है, इसलिए याद रखिएगा। और किसमें ये कहा गया है कि इस धारा में कि भारत मतलब भीख मांगना अपराध है, तो ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS धारा 163 के तहत भीख मांगना अपराध बताया गया है, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पर भिखारी को क्या किया गया, क्या ऐसा तो है नहीं कि कोई वहाँ पर गरीब नहीं होगा, कोई भिखारी नहीं होगा। तो वहाँ पे इन भिखारी लोगों को जो है काम पे लगा दिया गया, इनको रोज़गार दे दिया गया है, काम पे लगा दिया गया है। और इनके बच्चों को जो है स्कूल भेज दिया गया है, तो यही काम किया गया है यहाँ पर। तो इसीलिए भिखारी मुक्त शहर बन चुका है इंदौर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन केलर कहाँ आयोजित किया था। तो ये जम्मू कश्मीर में, मतलब जो भी ऑपरेशन सिंदूर था उसके बाद में जम्मू कश्मीर में सोफिया जो घने जंगल होते हैं वहाँ पर आतंकी छिपते थे, तो वहाँ पर के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन केलर चलाया था, जिसके तहत सेना आतंकी विरोधी अभियान चलाने, मतलब ये आतंकी विरोधी अभियान था, जिसमें कि जो शाहिद कुट्टे था, जो कि कहा जाता है कि पहलगाम का मुख्य आरोपी था, उसको जो है मारा गया है। तो ये ऑपरेशन केलर जम्मू कश्मीर में चलाया गया था, याद रखिएगा। आज का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2024 में सबसे ज़्यादा GST राजस्व संग्रह करने वाला राज्य कौन सा है। तो ये अधिकतर पहले नंबर पे आता है, तो ये महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पे कर्नाटक है और तीसरे नंबर पे हमारा उत्तर प्रदेश है। तीसरे नंबर पे नहीं, 5th नंबर पे, याद रखिएगा। 5वें नंबर पर बहुत पीछे हो गया है वैसे तो, नहीं तो GST संग्रह में इस बार उत्तर प्रदेश, यूपी जो है 5th नंबर पे है, दूसरे नंबर पे कर्नाटका है। और इस बार जो है कितना कलेक्शन हुआ है GST का, तो 21.36 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ है 2024 के आंकड़े के अनुसार। अब देखते हैं GST के बारे में। तो GST किस आर्टिकल में है, तो ये 246A में जो है इसका उल्लेख है। और GST एक समवर्ती सूची का विषय है, टैक्स है, और एक ऐसा टैक्स है प्रत्यक्ष की अप्रत्यक्ष। तो ये प्रत्यक्ष टैक्स है, अप्रत्यक्ष टैक्स जो होता है वो क्या बोलते हैं, डायरेक्ट लोगों से मतलब लिया जाता है, लेकिन अप्रत्यक्ष कर जो है सबके ऊपर लगता है।
ना, चाहे वो नहीं देखता कि कोई गरीब है या अमीर है, कितना उसके पास पैसा है, ऐसा कुछ नहीं देखा जाता। इसमें जो है अप्रत्यक्ष टैक्स सब पर लगता है। और डायरेक्ट टैक्स तो ऐसा होता है जैसे कि मान लो किसी की इनकम जैसे 12 लाख, अभी तो 12 लाख तक छूट दे दी गई, 12 लाख के ऊपर है तो उस पर कितना कितना परसेंट टैक्स बनना है, तो उस हिसाब से होता है, आपके इनकम पे होता है। लेकिन जो जीएसटी होता है तो भाई अगर कोई सामान खरीद रहा है तो अगर चाहे वो कोई अंबानी खरीदे चाहे नॉर्मल पर्सन, तो उतना ही टैक्स लगने वाला है। तो इस तरह से जीएसटी जो है अप्रत्यक्ष कर होता है, जो कि सबके ऊपर बराबर सबको पे करना होता है। तो ये होता है अप्रत्यक्ष कर। और ये किस समिति के तहत लाया गया था जीएसटी को, जो है इसको विजय केलकर समिति के तहत जीएसटी को बनाया गया था। उसके बाद इस कौन सा अमेंडमेंट था, तो ये 101वां संविधान संशोधन था। और कौन सा बिल था ये भी पूछ लिया जाता है, तो ये बिल 122 नंबर का बिल था, क्योंकि जब वो बन जाता है, विधेयक बन जाता है, तो जो है तो 101वां संविधान संशोधन माना जाएगा। और कब से स्टार्ट हुआ, तो 101 जुलाई 2017 से जीएसटी को लागू कर दिया गया। अब देखते हैं जीएसटी काउंसिल किस आर्टिकल में है, तो जीएसटी काउंसिल 279 आर्टिकल में है। और जीएसटी काउंसिल के बारे में इसमें बताया गया। और इसके हेड कौन होते हैं जीएसटी काउंसिल के, तो वित्त मंत्री, जैसे कि इस समय निर्मला सीतारमण जी हैं, निर्मला सीतारमण जी हैं। तो इस समय क्या है, तो इस समय वो जीएसटी के हेड हैं। और अभी लेटेस्ट में बैठक हुई थी जीएसटी की, कहाँ पे हुई है जीएसटी काउंसिल की, तो ये जैसलमेर राजस्थान में इसकी बैठक हुई है, ये भी याद रखिएगा। तो ये स्टैटिक पोर्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पीएमओ वर्षों से प्रधानमंत्री कार्यालय के लेखक कौन हैं, तो ये जो हिमांशु रॉय हैं इसके लेके। इसमें क्या बताया गया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी जी के मतलब कार्यकाल तक पीएमओ के जो एक्टिविटीज़ है उसके बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। तो इस पुस्तक का नाम भी है पीएमओ वर्षों से प्रधानमंत्री कार्यालय के लेखक। तो ये कौन है, तो ये हिमांशु रॉय हैं। और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2024-25 में देश के 12 प्रमुख बंदरगाहों ने कितने कार्गो हैंडल किया है, तो कितना कार्गो हैंडल किया है, तो ये जो है 855 मिलियन टन कार्गो हैंडल किया गया है। और इसमें क्या होता है कार्गो हैंडल में, तो माल संभालना इसका कार्य होता है। और इसमें कितने प्रमुख बंदरगाह हैं, तो 12 प्रमुख बंदरगाह हैं। और इसमें इस बार जो है 4.3% की बढ़ोतरी हुई है। और नंबर 1 पे कौन है, तो नंबर 1 पे पारादीप ओडिशा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो कि पहले जिसका नाम कांडला पोर्ट था गुजरात में, वो दूसरे नंबर पे है। इसमें दोनों में मिला इस बार जो है कितना % का हैंडल किया है, तो ये जो है 150 मिलियन का पहली बार हैंडल किया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय वाला पोर्ट। तो इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दुनिया की पहली राष्ट्रीय स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली किसने शुरू की है, तो भूटान ने शुरू किया है। जिसमें क्या होगा कि पर्यटक जो होते हैं, जैसे अपने इनको एयरलाइन बुक करनी है, टूर या होटल टिकट करना है, कुछ भी करना है, तो क्रिप्टो में भुगतान कर सकते हैं। क्रिप्टो क्या है, तो एक क्रिप्टो जो है एक वर्चुअल करेंसी है। वर्चुअल करेंसी मतलब कि जैसे हम लोग पैसा हाथ में लेते हैं तो हार्ड करेंसी होती है, लेकिन वो वर्चुअल करेंसी होती है। तो उसमें जो है भुगतान आप कर सकेंगे। तो इसमें कौन कौन से बैंक हैं भूटान के, तो इसमें बीनस पे बैंक है और डीके पे बैंक, ये दोनों बैंक इसमें कार्य करेंगे। तो ये भूटान ने ऐसा किया है कि दुनिया की पहली राष्ट्रीय स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली किसने शुरू की है, तो भूटान ने शुरू की है। और अगला क्वेश्चन है कि संघाई तीरंदाजी विश्व कप 2025 स्टेज 2 में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो कुल 7 पदक भारत ने जीते हैं। और इसका स्टेज फर्स्ट कब हुआ था उसके बारे में देखते हैं कि कौन सी रैंकिंग थी। तो भारत का जो स्टेज फर्स्ट इसमें जो हुआ था उसमें कहाँ पर हुआ था, तो ऑर्बन डोल USA में हुआ था। और इसमें भारत को 4 पदक मिला था और चौथी रैंक भी थी। और लेकिन जो सेकंड फेज हुआ है, स्टेज हुआ है, उसमें कहाँ पे आयोजित हुआ, तो संघाई चाइना में आयोजित हुआ है। संघाई किस नदी के किनारे है, तो यांगटीसी नदी के किनारे, ये भी याद रखिएगा। और इंडिया को इसमें 7 पदक मिले हैं, 2 गोल्ड मिले हैं, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मिले हैं। और इसमें भारत की रैंकिंग कौन सी है, तो सेकंड रैंकिंग भारत की आई है। फर्स्ट रैंक पे कौन है, तो फर्स्ट रैंक पे साउथ कोरिया है। तो याद रखिएगा भारत को इसमें संघाई तीरंदाजी विश्व कप में भारत को 7 पदक मिले हैं। और कौन सी रैंकिंग है, सेकंड रैंकिंग है, सेकंड स्टेज में। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है, आज इसमें शॉर्ट न्यूज़ में था कि
उत्तर प्रदेश ने 12 नए उत्पादों को ODOP योजना के तहत किया शामिल। अब देखते हैं ODOP योजना कब शुरू हुई, तो 2018 में ODOP योजना यूपी सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। तो 2018 में शुरू की गई थी। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से उत्पाद, जो 12 उत्पाद हैं, कौन कौन से हैं शामिल किएंगे, उसकी हम लिस्ट लगा दिए हैं। जैसे कि इसमें है बागपत का एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट एंड एसोसरीज जो है ये शामिल हुआ है बागपत का। उसके बाद जो है सहारनपुर का हौजरी प्रोडक्ट शामिल हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है फिरोजाबाद का फूड प्रोसेसिंग शामिल हुआ है, और गाज़ियाबाद का मेटल प्रोडक्ट्स एंड टेक्सटाइल अपैरल आइटम्स जो है उसको शामिल किया गया है। ये क्योंकि यूपी के लिए आर और पीसेस के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने लिस्ट लगा दिया है। अमरोहा का मेटल एंड वुडन हैंडीक्राफ्ट शामिल हुआ है, और आगरा का पेठा शामिल हुआ है, और ऑल टाइप ऑफ फूडवेयर जो वहाँ की कलेक्शन होती फूडवेयर का वो शामिल किया गया है। और उसके बाद जो है हमीरपुर का मेटल प्रोडक्ट शामिल किया गया है, और बरेली का क्या शामिल किया गया है, तो वुडन प्रोडक्ट जो लकड़ी के सामान होते हैं उसको शामिल किया गया है। और ईटा का जो है क्रोकरी प्रोडक्ट शामिल किया गया है। उसके बाद प्रतापगढ़ का फूड प्रोसेसिंग, क्योंकि वहाँ पर देखिए आंवला का भी फूड प्रोसेसिंग होता है, तो काफ़ी दिन तक उसको रखा जाता है, तो प्रतापगढ़ का फूड प्रोसेसिंग ऐड किया गया। उसके बाद बिजनौर का रसस एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स को शामिल किया गया, और बलिया का सत्तू प्रोडक्ट शामिल किया गया। तो याद रखिएगा ये 12 प्रोडक्ट जो है शामिल किए गए हैं। तो इसकी लिस्ट और ये PDF जो है आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आप लोग ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, डेली करंट अफेयर का आपका पोर्शन कंप्लीट होता जाएगा, और लास्ट में आप जो है आप कोई भी अगर मैगजीन लेते हैं तो उससे बहुत सारे आपको क्वेश्चन, इससे अगर आप डेली करते रहेंगे तो बहुत ही मतलब कम समय में आप उसको तैयार कर पाएंगे। अगर डेली नहीं करेंगे तो फिर लास्ट में बहुत बर्डन हो जाती है, फिर तैयार करने में दिक्कत होती है। तो आप लोग को यही कहेंगे कि आप लोग ये वीडियो को देखते रहिए, और चैनल को प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।